मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स की क्लास में केंद्रीय बैंक वाला टॉपिक कंटिन्यू करते हुए आगे करेंगे। पिछली क्लास में केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए 7 नियंत्रण उपायों में मात्रात्मक उपाय आप लोगों के हो चुके थे, जिसके अंतर्गत बैंक दर हो गया था, खुले बाजार की क्रियाएं हुई थी, एसएलआर हुआ, सीआरआर हुआ और साख मॉनिटरिंग व्यवस्था, ये सारी चीजें हो चुकी है। आज बात करेंगे केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए 7 नियंत्रण उपायों में गुणात्मक या विशिष्ट उपायों की। कल मैंने आपको एसएलआर जो कि वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है इसके बारे में बताया। वर्तमान में एसएलआर वैधानिक तरलता अनुपात की जो रेट है या जो दर है वो है 18.5% वर्तमान में। सीआरआर की बात करते हैं, जो कि व्यापारिक बैंक अपनी जमा का शुद्ध जमा व अवधि जमा का जो है अपने व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक के पास या केंद्रीय बैंक के पास प्रतिशत के रूप में रखता है। उसकी दर वर्तमान में 3% नकद रिजर्व अनुपात जिसको बोलते हैं, वर्तमान में कितनी प्रतिशत है? 3%। इसको आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये रेशियो जो है वर्तमान में आप लोगों को पता होने चाहिए कि वर्तमान में इनकी क्या क्या दरें हैं। आज केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए 7 नियंत्रण के गुणात्मक उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। हेडिंग डालिए 7 नियंत्रण के गुणात्मक उपाय। 7 नियंत्रण के गुणात्मक उपाय किसके द्वारा? केंद्रीय बैंक के द्वारा। साख नियंत्रण के विशिष्ट उपाय बोलो, गुणात्मक उपाय बोलो, बात एक ही है। विशिष्ट का मतलब विशेष उपाय होते हैं। ऐसे कौन कौन से विशेष उपाय हैं जिससे साख की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सके? तो साख नियंत्रण के विशिष्ट उपाय उपलब्ध साख की जो मात्रा होती है उस साख की पूर्ति के वितरण को प्रभावित करते हैं। यानी साख की जो पूर्ति होती है उसको वितरण किस प्रकार से होता है उसको प्रभावित करते हैं। भारत में इन साधनों का उपयोग खाद्यान्नों के लिए, आवश्यक कच्चे माल जैसी वस्तुएं जो होती है उनमें सट्टेबाजी को रोकने के लिए, मुनाफाखारी रोकने के लिए इन उपायों को अपनाया जाता है। कहने का मतलब जो कच्चा माल होता है, चाहे वो खाद्यान्न के रूप में ले लो और भी बहुत सारी आवश्यक वस्तुओं के रूप में ले लो, व्यक्ति लाभ कमाने के लिए इन वस्तुओं का स्टॉक कर लेता है और बाद में जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तब वो इन वस्तुओं को निकालकर बेचकर लाभ अर्जित करने की कोशिश करता है। इसके लिए विशेषतया न्यूनतम मार्जिन की विधि अपनाई जाती है, जिसमें न्यूनतम मार्जिन विधि क्या होती है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। जब अपन ने इसकी इंडेक्स बनाई थी तो आपको बताया था कि गुणात्मक उपायों या विशिष्ट उपायों के अंतर्गत न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, उधार की अधिकतम सीमाएं व न्यूनतम सीमाएं, ये सारी चीजें गुणात्मक उपायों के अंतर्गत आएगी। बात करते हैं फर्स्ट, न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता। न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता।
ये गुणात्मक उपायों के अंतर्गत आती है। न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता, इसके बढ़ाने से और इसके घटाने से साख की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाएगा। साख की मात्रा, इसको बढ़ाने से कम हो जाती है, इसको घटाने से साख की मात्रा बढ़ जाती है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। ये सट्टेबाजी को रोकने के लिए, मुनाफाखोरी को रोकने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी वस्तु पर मान लो न्यूनतम मार्जिन 40% है, किसी वस्तु पर न्यूनतम मार्जिन कितना कर दिया है, केंद्रीय बैंक ने 40% या बैंकों ने 40% का रखा है। केंद्रीय बैंक जो करती है, व्यापारिक बैंकों को उन्हीं चीजों को फॉलो करना पड़ता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वह जिस बैंक से उधार लेने जाएगा, वह बैंक उस वस्तु के आधार पर जो है उधार देगा। कहने का मतलब 60% तो बैंक के द्वारा उधार दिया जाएगा और 40% व्यक्ति को खुद को पैसा लगाना होता है किसी भी बिजनेस में या किसी भी व्यापार में। मान लो मैं एक व्यापारी हूँ या मैं एक जो है बिजनेस करना चाह रही हूँ और बिजनेस के लिए मेरे पास इतना पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं है, तो अब मैं बैंक से पैसा लेने के लिए अप्लाई करती हूँ, उधार लेने की कोशिश करती हूँ। तो वहाँ पर अगर न्यूनतम मार्जिन बताया हुआ है कि न्यूनतम मार्जिन 40% है, तो 40% पैसा तो मेरा खुद का होना चाहिए और बचा हुआ जो 60% पैसा है वो आपको बैंक कर्ज के रूप में देती है। कहने का आशय यह है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो उसके अकॉर्डिंग कुछ पैसा आपके पास और कुछ पैसा आप साख या बैंक के द्वारा उधार ले सकते हैं। मूल्य बढ़ने की स्थिति में जब वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, उस समय न्यूनतम मार्जिन को भी बढ़ा दिया जाता है और जब मूल्य घटते हैं, कीमतें घटती है, उस स्थिति में न्यूनतम मार्जिन को भी घटा दिया जाता है। जैसे 40% की जगह अगर 50% मार्जिन कर दिया जाता है, तो व्यापारी 50% पैसा तो खुद लगाएगा और 50% पैसा बैंक के द्वारा वो कर्ज के रूप में प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है तो न्यूनतम मार्जिन भी क्या होता है, बढ़ता है, न्यूनतम मार्जिन बढ़ेगा और वस्तु की कीमत जब घटती है तो न्यूनतम मार्जिन घटा दिया जाता है। जैसे मान लो कोई भी वस्तु है, एक्स वस्तु की अगर अपन बात करते हैं, इस एक्स वस्तु की कीमतें बढ़ रही है तो गवर्नमेंट के द्वारा न्यूनतम मार्जिन 40% की जगह 50% कर दिया जाता है, क्योंकि वस्तु की कीमत क्या हो रही है, बढ़ रही है। जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो न्यूनतम मार्जिन 40 से 50%, यानी पहले 40% पैसा लगाना पड़ रहा था, अब उसको 50% पैसा स्वयं का लगाना पड़ेगा और 50% पैसा बैंक दे देगी। अगर कीमत घट रही है तो 50% अगर न्यूनतम मार्जिन है तो उसको घटाकर कितना कर दिया जाएगा, 40% कर दिया जाएगा। कहने का मतलब जब वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, कमी हो रही है एक्स वस्तु की, और यहाँ एक्स वस्तु की कीमत में क्या हो रही है, वृद्धि, एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि। इसको ऐसे लिख दीजिए आप, एक्स वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर, और यहां आ जाएगा आपका एक्स वस्तु की कीमत में कमी होने पर, ये न्यूनतम मार्जिन आ जाएगा। न्यूनतम मार्जिन की
बढ़ रही है उस समय न्यूनतम मार्जिन 40% है, कीमत बढ़ेगी तो 40 से 50% कर दिया जाएगा, क्योंकि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लाभ किसको होता है? लाभ व्यापारी को ही तो होता है, लाभ उद्योगपति को होता है। तो उसका मार्जिन बैंक के द्वारा 50% कर दिया जाता है, यानी कि अब आपको लाभ ज्यादा हो रहा है तो अब आपको पैसा भी ज्यादा लगाना पड़ेगा और बैंक के द्वारा अब 50% ही उधार दिया जाएगा। अगर इस वस्तु की कीमत में कमी हो रही है, यानी आप जिस वस्तु को बेच रहे थे, जिस वस्तु का बिजनेस करना चाह रहे हो या कर रहे थे, उसमें कीमतों में कमी आ गई, तो न्यूनतम मार्जिन अगर 50% है तो उसकी जगह 40% कर दिया जाता है कि पहले एक्स वस्तु की कीमत, जो वस्तु का बिजनेस कर रहे थे उसकी कीमत अगर कम होगी तो लाभ कम होगा, और लाभ कम तो होगा, साथ में वस्तु की लागत को कम ना करने की दशा में, क्योंकि अगर लागत कम करते हो तो उसकी क्वालिटी पे भी फर्क पड़ता है। तो एक्स वस्तु की कीमत में अगर कमी होती है तो न्यूनतम मार्जिन को बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जब कीमत में कमी होती है तो पूंजीपति का, उद्योगपति का लाभ कम हो जाता है। इस प्रकार जहां पर 50% मार्जिन था, यानी 50% पैसा खुद का लगाना पड़ रहा था, उसकी जगह अब उसे 40% पैसा ही लगाना पड़ेगा। 60% पैसा वो बैंक से साथ के रूप में, उधार के रूप में ले सकता है। इस प्रकार मुनाफाखोरी को रोकने के लिए, संग्रहबाजी को रोकने के लिए, सट्टेबाजी को रोकने के लिए न्यूनतम मार्जिन की जो उपाय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन उधार की न्यूनतम दरें। उधार की न्यूनतम दरें, उसी प्रकार उधार की अधिकतम सीमाएं भी आएगी इसके अंदर। जब मैंने इंडेक्स बनाई थी केंद्रीय बैंक की सारणी वाली, जिसमें 7 नियंत्रण के उपाय थे, उसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के गुणात्मक उपायों में उधार की न्यूनतम दरें, उधार की अधिकतम दरें, ये सारी चीजें अपनी थी, जिसको अपन कंटिन्यू करेंगे। बात कर रहे हैं केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए उधार की न्यूनतम दरों के बारे में। नाम से स्पष्ट है, उधार की न्यूनतम दरें। केंद्रीय बैंक क्या करता है? व्यापारिक बैंकों को उधार देने की न्यूनतम दरों को बढ़ाकर भी साख नियंत्रण कर सकता है, और उधार की न्यूनतम दरों को कई बार उसे घटाना भी पड़ता है। उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाने से उधार की मात्रा जो है कम हो जाती है, कि आपने उधार की न्यूनतम दर को क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। उधार की न्यूनतम दर को बढ़ाने से भी जो है उधार की मात्रा कम हो जाती है। ये कम कैसे होती है, इसके बारे में देखते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ये निर्देश देता है कि आप इस राशि से ज्यादा जनता को, व्यापारियों को, उद्योगपतियों को उधार नहीं दोगे। अब जब इस राशि से ज्यादा उधार नहीं दोगे तो जितनी राशि केंद्रीय बैंक के द्वारा तय होती है, व्यापारिक बैंकों को उतनी ही मात्रा में जनता को उधार देना होता है। वो केंद्रीय बैंक की अवहेलना नहीं कर सकते। तो जितनी न्यूनतम दर होगी उसके बाद जितना पैसा बाकी बचेगा, जो कि व्यापारी को खुद को लगाना होता है। इस प्रकार अगर उधार की न्यूनतम दरों को कम कर दिया जाता है तो व्यापारी जितनी चाहे उतनी मात्रा में, जैसे कि मान लो 20% कर दिया, तो 20% से ज़्यादा पैसा जो है वो केंद्रीय बैंक से, केंद्रीय बैंक अगर 20% उधार की न्यूनतम दर कर देता है, जो कि बहुत ही कम है, तो इससे ज़्यादा बैंक पैसा नहीं देगा, बाकी पैसा उसको लगाना पड़ता है। इस प्रकार एक राशि फिक्स हो जाती है, एक दर फिक्स हो जाती है, जिससे साख की मात्रा या उधार की मात्रा उससे ज़्यादा प्राप्त नहीं होती है। फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में साख नियंत्रण में उधार की न्यूनतम दरों का भी महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अंतर्गत जब न्यूनतम दर को बढ़ा दिया जाता है तो उधार की दर कम हो जाती है, न्यूनतम दर को जब कम कर दिया जाता है तो उधार की मात्रा
बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने आपको न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता में बताया था, वैसा ही इसके अंतर्गत होता है। जैसे उसमें 40% था, तो 20% अगर न्यूनतम मार्जिन की दर है तो 80% बैंकों के द्वारा पैसा उधार दिया जाएगा, 20% व्यक्ति का खुद का होगा। और अगर उधार की न्यूनतम दर 40% कर दी जाती है तो 40% पैसा व्यक्ति का खुद का होता है और 60% पैसा बैंक का होता है। इस प्रकार से यह भी साख नियंत्रण के विशिष्ट उपाय या गुणात्मक उपायों के अंतर्गत आता है, जिससे साख की पूर्ति को या साख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं उधार की अधिकतम सीमाएं। अधिकतम सीमाएं केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपायों में गुणात्मक उपायों के अंतर्गत आती है। विभिन्न व्यवसायियों के लिए, विभिन्न व्यापारियों के लिए उधार की सीमा निर्धारित करके भी साख की मात्रा को या साख को नियंत्रित किया जा सकता है। कभी कभी केंद्रीय बैंक क्या करता है, व्यापारिक बैंकों को यह भी कह देता है कि अमुक अवधि यानी निश्चित अवधि के अमुक कार्यों के लिए अमुक धनराशि से ज्यादा राशि उधार नहीं देंगे। उसकी एक निश्चित सीमा कर दी जाती थी, जो कि केंद्रीय बैंक के द्वारा की जाती थी। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को वो सारे प्रावधान बता देता था, वो सारे नियम बता देता कि हर जो भी पूंजीपति है, जो भी व्यापारी है, इस काम के लिए इतने पैसे मांगता है, इससे ज्यादा आप पैसा उधार नहीं दोगे। इस प्रकार जो है उधार की अधिकतम सीमाएं निर्धारित करके केंद्रीय बैंक के द्वारा व्यापारियों के पास या जो पूंजीपति हैं, जो उद्योगपति हैं, उनकी उधार की अधिकतम सीमाओं को फिक्स करके साख को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गेहूं, चावल, धान, ये सारी चीजें जो कि अनाज से संबंधित है, इस पर 85%, तिलहन, वनस्पति तेल और भी जो अदर आइटम है, इस पर 100% लागू की गई थी। कहने का मतलब अनाज और अनाज से संबंधित जो भी सीमाएं थी, उसमें केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को 85% तक, जिसमें आपका अनाज आ गया, धान आ गया, चावल आ गए और भी अदर आइटम, जिसमें 85% 1993 में 8 अप्रैल 1993 में इसकी जो रेशो थी वो कितनी थी, 85%। और तेल, वनस्पति तेल, कपास और भी जो अदर आइटम है, वहां पर उधार की अधिकतम सीमाएं कितनी थी, 100% मानी गई थी या लागू की गई थी। इस प्रकार साख पर सीमा नियंत्रण करने के लिए या साख पर नियंत्रण करने के लिए इन तीनों गुणात्मक उपायों को अपनाया जाता है। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसा भी ठीक समझो। इस प्रकार साख नियंत्रण के मुख्य जो गुणात्मक उपाय हैं, इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, इसको अपन ऐसे नहीं बता सकते। इसमें तो दोनों ही, चाहे सामान्य उपाय जहां पर काम में आते हैं वहां पर सामान्य उपाय काम में लिया जाएगा, और जहां पर गुणात्मक उपाय काम में आएंगे वहां पर गुणात्मक उपायों को लिया जाता है। बात करेंगे नेक्स्ट केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए अन्य उपाय। सी पॉइंट जो है आपका या से पॉइंट जो है अन्य उपाय कि साख नियंत्रण के सामान्य उपाय और गुणात्मक उपायों के अलावा और भी ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जो कि साख नियंत्रण में सहयोग प्रदान करते हैं, जिसके अंतर्गत फर्स्ट आपका जो आएगा उपाय वो होगा नैतिक दबाव।
नैतिक दबाव। नैतिक दबाव कई बार क्या होता है, साख नियंत्रण के मात्रात्मक उपाय और गुणात्मक उपायों के अलावा केंद्रीय बैंक जो है कई बार अन्य उपायों का भी उसे सहारा लेना पड़ता है। केंद्रीय बैंक क्या करता है, समय समय पर व्यापारिक बैंकों को जो है पत्र लिखकर उन पर जोर डालता रहता है ताकि वह साख की मात्रा को नियंत्रित करे एवं विशेष वस्तुओं पर जो उधार की राशि है उस उधार की राशि को कम करे, क्योंकि व्यापारिक बैंक ही जो है उधार लेने और देने का काम करता है। बैंकरों से इन उद्देश्यों के लिए समय समय पर जो है केंद्रीय बैंक विचार विमर्श भी किया जाता है ताकि केंद्रीय बैंक का जो है व्यापारिक बैंकों के मार्फत जो भी दिशा निर्देश है उन दिशा निर्देशों का समय समय पर पालन हो सके। और जो नैतिक दबाव बनाए जाते हैं व्यापारिक बैंकों पर वो एक प्रकार से प्रेशर नहीं होता है, बस वो देश में अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए ही काम किया जाता है कि किस समय साख की मात्रा को बढ़ाया जाए और किस समय साख की मात्रा को कम किया जाए। नैतिक दबाव के बाद नेक्स्ट बात करते हैं अपन आपके प्रचार की। प्रचार कई बार केंद्रीय बैंक जो है व्यापारिक बैंकों को साख नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर देने के लिए प्रचार की विधि को भी अपना सकता है। नैतिक दबाव तो डालता ही है, कई बार जो है वो बोलकर या समझाकर कि भाई अगर आप ऐसा करोगे या ज़्यादा मात्रा में उधार दोगे तो देश की अर्थव्यवस्था कंट्रोल में नहीं आ सकती है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा मात्रा में आ जाएगा, वस्तुओं की मांग ज़्यादा होने लगेगी जिससे देश में कीमतें बढ़ने लगेगी, अर्थव्यवस्था में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी, देश में महंगाई या मुद्रास्फीति जो है वो बनी रह जाएगी या बनी रहे। इस प्रकार आवश्यक कदम जो है इसका इसका महत्व समझाने के लिए कि किस प्रकार से साख की मात्रा को नियंत्रित करने से हमारे देश की अर्थव्यवस्था स्थिर रह सके, इसके लिए आवश्यक कदम उठाने में केंद्रीय बैंक जो है सहयोग प्रदान करता है व्यापारिक बैंकों को। नेक्स्ट बात आती है प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए अन्य उपायों में लास्ट उपाय आता है। असामान्य जब परिस्थितियां हो जाती है या कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती है साख नियंत्रण के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही की विधि भी अपनाई जाती है कि जब नैतिक दबाव या प्रचार के द्वारा काम नहीं हो रहा है, साख नियंत्रित मात्रा में नहीं हो रहा है, जितना केंद्रीय बैंक चाहता है उतनी मात्रा में अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को बढ़ाया या घटाया नहीं जा रहा है, तो उस समय केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को कुछ कार्यों के लिए जो है ऋण देने से रोक सकता है। क्यों? क्योंकि जब व्यापारिक बैंक कई बार जो है केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं, अपने हिसाब से काम करने लगते हैं, मनमानी करने लगते हैं, तो केंद्रीय बैंक क्या करता है उनके खिलाफ जो है एक्शंस लेता है, उनके खिलाफ प्रतिबंध लगा देता है, कई बार जो है वो ऋण देने से मना कर देता है। ऐसे बहुत सारे कदम होते हैं जो केंद्रीय बैंक को उठाने पड़ते हैं जिससे साख नियंत्रण की स्थिति कंट्रोल में आती है। लेकिन ये जो प्रत्यक्ष कार्यवाही वाला काम है ये बहुत ही कम काम में लिया जाता है, क्योंकि व्यापारिक बैंक को केंद्रीय बैंकों का कहना मानना पड़ता है, क्योंकि केंद्रीय बैंक जो होता है वो बैंकों का बैंक होता है, अंतिम ऋणदाता होता है। सारे जो भी नियम बनाए जाते हैं, जो भी सारे कानून बनाए जाते हैं वो सारे उसी के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये बहुत ही कम होता है जिसमें केंद्रीय बैंक को व्यापारिक बैंकों के सामने प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसी नीति को काम में लेना पड़े या इस उपाय को अपनाना पड़े। कई बार नैतिक दबाव और प्रचार के द्वारा ही काम हो जाता है, तो प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसा कानून नहीं या प्रत्यक्ष कार्यवाही जैसा उपाय नहीं अपनाया जाता। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी भी हो जाती है जिस समय व्यापारिक बैंकों को कठोर होकर कड़े नियम या कड़े आदेश निकालने पड़ते हैं, और जो व्यापारिक बैंक जो कि मनमानी कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, वो रिजर्व बैंक या केंद्रीय बैंक के निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से नहीं चल रहा है, तब उस समय जो
प्रत्यक्ष कार्यवाही वाला उपाय अपनाया जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक के साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय या विशेष उपाय करने के बाद अन्य उपायों में आपके 3 उपाय आते हैं, जिसके अंतर्गत नैतिक दबाव आ गया, प्रचार आ गया और प्रत्यक्ष कार्यवाही आ गई। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। इन सभी उपायों को अपनाकर केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण से संबंधित सारे काम करता है। केंद्रीय बैंक वाला जो टॉपिक, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक के द्वारा अपनाए गए साख नियंत्रण के उपाय और भारत में नोट निर्गमन की पद्धति, इन सभी चीजों के बारे में अपन ने अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में केंद्रीय बैंक व व्यापारिक बैंकों में परस्पर संबंध को किया जाएगा। कई बार छोटा क्वेश्चन आपका 4 नंबर का पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों में क्या संबंध है या संबंध को बताइए। तो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के संबंध को बताने से पहले केंद्रीय बैंक आपका टॉपिक हो गया, इसमें ये केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक के संबंध हैं, लेकिन इससे पहले अपन व्यापारिक बैंक पढ़ेंगे और व्यापारिक बैंक को पढ़ने के बाद केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंकों के संबंध को पढ़ा जाएगा। क्योंकि जब तक दोनों चीजें आपको क्लियर नहीं होगी तो इसका संबंध ऐसे कैसे पहले पढ़ लोगे। तो केंद्रीय बैंक के पढ़ने के बाद व्यापारिक बैंक पढ़ा जाएगा और व्यापारिक बैंक को पढ़ने के बाद इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों के संबंध को अपन बाद में अध्ययन करेंगे। ये आपकी क्लास केंद्रीय बैंक वाली खत्म हुई। नेक्स्ट टॉपिक अपन व्यापारिक बैंक करेंगे और व्यापारिक बैंक को करने के बाद